ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है मैनेजिंग रिसीवेबल्स। वर्किंग कैपिटल का हमने आधा चैप्टर कर लिया था, अब हम बकाया आधा चैप्टर करेंगे। मैनेजिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को मैनेज कैसे करें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या कहती है इस बारे में, पॉलिसी को किस तरह फॉर्मुलेट करना होगा। मोइजुद्दीन पढ़िए। ये हो गया था हमारा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो हमने कर लिया था। एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड ये हम कर चुके थे, एक्सटेंडिंग क्रेडिट टर्म्स, राइट। या अगर हम बढ़ा लें, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी हो चुका था, एक्टिविटी 8 भी हम कर चुके थे। अब हमने क्या, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था ना। फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिसीवेबल्स, फ्रेमवर्क क्या इस्तेमाल होगा। नंबर 1 प्लानिंग स्टेज, नंबर 2 मॉनिटरिंग स्टेज एंड नंबर 3 कलेक्शन स्टेज। प्लानिंग स्टेज में क्या है, पॉलिसी क्या हो कि आप कितने दिनों का क्रेडिट दोगे, आप कितनी परसेंटेज पे दोगे, डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, क्या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे। एज जो रिसीवेबल एनालिसिस है या रिसीवेबल का रिकॉर्ड है वो कौन रखेगा, कौन कॉल करेगा, कौन रिमाइंडर डालेगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, ये सब प्लानिंग में आप कर लो। फिर उसके बाद मॉनिटर करोगे, कारोबार शुरू कर लिया, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फिर अब आप ऑब्वियसली उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना कि रिसीवेबल्स आखिर मेरे पास, मेरे ऊपर कितने चढ़ गए हैं या कितने मेरे पास अभी आने हैं, किनको हमें रिमाइंडर कॉल्स, रिमाइंडर मैसेजेस भेजने हैं, कौन लोग हैं जो नहीं पे ऑफ कर रहे, कौन लोग हैं जो बैड डेट की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी फिर मॉनिटरिंग होगी। एंड देन कलेक्शन स्टेज के फाइनली अब आप जो हो, आखिरी आपके पास सोल्यूशन क्या है, हाउ टू गेट बैक योर रिसीवेबल्स। अगर कुछ लोग हैं मार्केट में जो रिफ्यूज कर रहे हैं आपको पेमेंट करने से, हाँ व्हाट ऑल्टरनेटिव यू हैव, व्हाट सोल्यूशन डू यू हैव। क्या आप कोर्ट जाओगे, क्या आप पुलिस के पास जाओगे, क्योंकि वो तो आपका राइट है, आपने सर्विस और प्रोडक्ट दे दिया है, पैसे आपको मिलने ही है, वो आपका एसेट है, आपके पास आने ही आने हैं, आपका हक है। तो आपका हक अब आपको नहीं मिल रहा तो अब आप क्या करोगे उसके लिए। सो प्लानिंग स्टेज में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट एनालिसिस हो रहा है। पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इससे पहले पढ़िए बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट ना सर। Before offering credit to a particular customer, it is important to analyze this of the customer asking for differences between. क्लाइंट स्क्रीनिंग इसको कहेंगे कि क्रेडिट किसको देना है, किसको नहीं देना। आपको क्लाइंट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, कितना दम है उसमें, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्यों, क्योंकि यूर कंसर्न, आप उसको कोई माल दे रहे हो, 1 लाख का माल दोगे, 2 लाख का दोगे, क्या गारंटी है कि वो लौटाएगा आपको पैसे, उसके अंदर थप्पड़ है या नहीं है। दैट इज what it means to say over here. Next, a credit. A credit rating agency will also provide details of the customer's credit history, debt levels, and payment performance. Credit rating agency will also provide details on a customer's trading history. जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे आप लोग इनड्राइव कर रहे हो, उबर कर रहे हो, हमेशा आपको आते हैं ना गिव अ स्टार, क्या हो रहा है, वो रेटिंग्स हो रही है और वो रेटिंग्स पाइल अप हो रही है, जमा हो रही है कि एट द एंड ऑफ द डे जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल गुजर जाएंगे, कोई भी नया कस्टमर है, कोई भी नया बंदा है जो उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो देखेगा, वो उस गाड़ी में बैठने जा रहा है, वो देखेगा कि इसने 100 राइड्स की हैं और 100 के 100 में एवरेज जो निकल रहा है रेटिंग 4.5 है, यानी कि अच्छा ड्राइवर है, बैठ जाना चाहिए। तो ये है क्रेडिट रेटिंग, ये कस्टमर्स के लिए भी होता है, ये रेस्टोरेंट्स भी जाओगे तो होगा, ये गाड़ियों के लिए भी होता है। और ये आपको मालूम है कि चाइना में ये लॉन्च हुआ है कि हर बंदे का हो रहा है ये। आपको मालूम है जब आप एंड्रॉइड में बैठते हो तो आपको लगता है कि आप जो हो ड्राइवर को दे रहे हो रेटिंग, बट वो ड्राइवर भी आपको दे रहा होता है रेटिंग, वो ड्राइवर भी किसको दे रहा होता है, आपको दे रहा होता है रेटिंग। तो ये आपको रेटिंग क्यों दे रहा है भाई, आप तो ड्राइवर नहीं हो, आप तो बस वो कस्टमर हो। एग्जैक्टली, अब मैंने वो पैकेज डेटा से लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, आप चेक कर लें। हाँ, तो ये चीज है। तो अब क्या करना है फिर,
फिर क्या करें? अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी समझ इस बात से ये आई कि रेटिंग आपको एज एन इंडिविजुअल भी दी जाएगी। रेटिंग एज एन इंडिविजुअल, आपके मामला चाहे वो घर के हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है मार्केट में। ये क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली कोई भी बंदा बैंक से लोन लेने जाओगे तो वो देखेगा, या अगर किसी से माल उधार पे लेने जाओगे तो वो भी देखेगा कि ये बंदा कैसा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके बैकग्राउंड में कौन लोग हैं। फिर आइए आगे आने वाले नेक्स्ट, ये भी तो डिसाइड करना है कि क्रेडिट लिमिट जो आप ऑफर करोगे वो फिक्स्ड होगी लो लेवल पर या हाई लेवल पर। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक दुकान की, एक शॉप है जहाँ पे टेक्सटाइल वीविंग स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल वीविंग मशीन देखे हैं कभी? बहुत बड़ी बड़ी होती है जिसपे कपड़ा बनता है। तो ये इंपोर्ट होती है चाइना से, कोरिया से, जापान से। अब इसकी ये जब इंपोर्ट हो जाती है मशीनरी, तो जाहिर है 24 घंटे जब कपड़ा बनेगा तो वेर एंड टेयर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर स्पेयर पार्ट, जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो भी वेर एंड टेयर होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो क्या वो पूरी की पूरी मशीन रिप्लेस होगी? सिर्फ पार्ट्स में। तो इसी पार्ट्स की दुकान है, वो लोग उधार पे पार्ट्स देते हैं, बट हर कस्टमर को नहीं देते। जो कस्टमर आता है वो देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, पहले इसने हमारे पुराने पैसे लौटाए नहीं लौटाए, फिर वो लोग रोक देते हैं। किसी को देते रहते हैं 10 लाख तक बिल बन जाते हैं, और किसी का रोक देते हैं 2 लाख पे। क्यों? पुराना कस्टमर तो देते रहो। इसकी क्रेडिबिलिटी आपको मालूम है, ये एक दिन उठेगा और 10 लाख ठग करके दे देगा, वो तो डन है। कुछ भी नहीं किया, मैं कनेक्ट किया बस। दोबारा कनेक्ट चेक हो कर। गए? जी। ठीक है, बस अभी क्लास चल रही है तो पता चल जाएगा चल रहा है या फिर डिस्कनेक्ट। ठीक है। थैंक यू। ओके। सो फिक्स्ड कर रहे हैं हम एक लो लेवल पे या हाई लेवल पे, जिसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट लिमिट। क्या कहेंगे? क्रेडिट लिमिट। अब आइए, फॉर लार्ज वैल्यू कस्टमर्स अ फाइल शुड बी मेंटेन्ड ऑफ एनी अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ये सब बैकग्राउंड नॉलेज है। अच्छा, अब आइए कलेक्शन स्टेज। आपको मालूम है कि जब रिसीवेबल्स मार्केट में आपके पास, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन लेना है मार्केट से, और आपको लग रहा है कि 10 मिलियन में से शायद 1 मिलियन ऐसे हैं जो मेरे बैड डेट हो जाएंगे, शायद। अब आपको डर है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, और आपके पास प्रॉपर टीम भी नहीं है कि जो कॉल्स कर करके रिमाइंडर डाले तो कलेक्शन करे। तो आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो टीम हायर करो, वो बंदे हायर करो, प्रॉपर डिपार्टमेंट क्रिएट करो जिसको हम रिसीवेबल डिपार्टमेंट कहते हैं, जो खाली उनका काम ही यही हो कि कॉल कर करके सबको रिमाइंडर डालना, बिल्स भेजना, इनवॉइसेस भेजना, उनको रिक्वेस्ट डालना, पेमेंट कर दें, क्लियर कर दें, पेनल्टी लग जाएगी, फलाना लग जाएगा। उनका काम ही यही हो। दूसरा ऑप्शन ये है, अब इदारे को चाहिए कैश, क्योंकि अब कैश तो फंसा हुआ है मार्केट में, यानी कैश इन हैंड तो नहीं है ना, वो 10 मिलियन हाथ में तो नहीं है ना, वो तो अब स्टॉक भी नहीं है उनके पास, स्टॉक भी दे दिया। तो ये तो रिस्की फैक्टर है कि आपके पास ना कैश है ना स्टॉक है। अब वो तो कस्टमर की मर्जी, वो पे करे ना करे, आपको क्या पता। तो अब आपको कैश की जरूरत है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? एक ऑप्शन हमने कल ही पढ़ा था, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की ऑफर थ्रो करके देखोगे कि शायद कैश जल्दी रिकवर हो जाए। आपको 3 महीने का क्रेडिट दिया है, तो आप अगर 10 दिन में पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% ऑफ, ये करके देख सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो है फैक्टर हायर करो। अब ये फैक्टर कौन होता है? ये फैक्टर वो होता है जो, इनका काम ही यही होता है। इनका काम क्या होता है कि आपके पास रिसीवेबल बुक है, ठीक है, रिसीवेबल में आपके सारे लिखे हुए खाते में लिखे हुए, या इधर फोल्डर बना हुआ है या मैनुअली खाता है कि जिसमें आपने रिकॉर्ड किया हुआ है कि फलाना कस्टमर से 1 लाख वसूल करने हैं, फलाना कस्टमर से 2 लाख वसूल करने हैं, फलाने से 5 लाख वसूल करने हैं। तो अब वो आपके खाते में लिखा हुआ है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है
कि आप अपनी टीम हायर करो और उनको बोलो कि भाई इन सबको कॉल करें, रिमाइंडर डालें, निकलवाओ पैसे भाई, जाओ उनकी फैक्ट्रियों में जाके लेकर जाओ इनवॉइसेस, पैसे लेकर आओ। दूसरा ऑप्शन है फैक्टर हायर कर लो। तो हु इज अ फैक्टर? फैक्टर्स आर दोज पर्सन, दोज पीपल, दोज बॉडीज जिनका काम ही यही है पैसे निकलवाना। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंपनीज को, बोलते हैं कि आपको पैसे निकलवाने, हमें दीजिए अपने रिसीवेबल बुक्स, हम जाके पैसे निकलवा के लाएंगे। अब उनके पास दो तरीके होते हैं पैसे निकलवाने के, और वो दो तरीके क्या हैं? पढ़िए पहले नसर द डेफिनेशन। An arrangement to have debts collected by a federal company which advances a proportion of the money it is due to collect. Which advances a proportion of money it is due to collect. अब फैक्टरिंग में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने पूरी की पूरी रिसीवेबल बुक सेल कर दी। ये थी रिसीवेबल बुक $10 मिलियन की। आपने फैक्टर को कहा कि भैया मेरे से रिकवरी नहीं हो रही, मेरे पास टीम नहीं है, ये तू पकड़ मेरा खाता, ये 10 मिलियन मुझे मार्केट से वसूल करने हैं, मैं तुझे ये किताब 9 मिलियन की दे दूंगा, 1 मिलियन तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर करेगा ओके आई विल बाय दिस फ्रॉम यू। तो फैक्टर इसको कंपनी को 9 मिलियन दे देगा और ये खरीद लेगा। अब ये जाने, इसका काम जाने कि इसने मार्केट से पैसा कैसे निकलवाना है, और जब मार्केट से पैसा निकलवाएगा तो वो तो 10 मिलियन निकलवाएगा, तो उसको 1 मिलियन का फायदा। यस और नो? तो 9 मिलियन इसने दे दिए और बाकी पैसे इसने कहा मैं निकलवा लूंगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है कि कंपनी ने कहा ये मेरे रिसीवेबल्स हैं, ये 10 मिलियन के हैं, और मैं आपको 10 लाख दूंगा। मैं आपको इसको हम कह लेते हैं 10 मिलियन है, मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, मैं आपको 1 मिलियन दूंगा। ओके, आपने क्या करना है? मेरे पैसे निकलवा के दो, मेरे पैसे निकलवा के दो, लेकिन मैं उसकी सर्विस चार्जेस आपको 1 मिलियन दूंगा। वो बुक सेल नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं कि आप निकलवाओ, जितने पैसे निकलवा सकोगे वो सारे मेरे होंगे, और बदले में मैं आपको ट्रांजैक्शन फी जो है, जो सर्विस फी है, वो मैं आपको 1 मिलियन दे रहा हूँ। वो बोलेगा ओके। फैक्टर का यहाँ भी फायदा है, यहाँ भी फायदा है। ठीक है, फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ दोनों मेथड्स में? एग्जैक्टली, यहाँ 9 मिलियन में जो रिस्क है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? फैक्टर की तरफ। रिस्क सारा का सारा फैक्टर का है। क्यों? अगर फैक्टर के 9 मिलियन ना निकलवा पाया, 10 मिलियन ना निकलवा पाया, तो उसका तो लॉस है फैक्टर का। वो अगर 10 मिलियन या 9 मिलियन भी ना निकलवा पाया, तो रिस्क सारा किसका है? फैक्टर का। यहाँ पे रिस्क किसका है? कंपनी का। यहाँ पे वो कह रहे हैं तुम जितने निकलवा लोगे वो हमारे, ज्यादा निकलवा लिए तो भी हमारे, कम निकलवा लिए तो भी हमारे। तो यहाँ पे रिस्क किसका, किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। और इन दोनों मेथड्स का नाम क्या है भाई? ये नाम देखते हैं। एक है रिकोर्स फैक्टरिंग और दूसरे को कहते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नाउ कैन यू प्लीज रीड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, मोइजुद्दीन? That factor has no force to the client in the event of non-payment. For example, bad debt insurance is being provided by the factor. The debt factor has no recourse to the client in the event of non-payment. बताओ ये कौन सा मेथड लग रहा है? हाँ, पहला वाला। recourse is this कि यहाँ पे फैक्टर के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक दफा बुक खरीद ली तो खरीद ली, उसके बाद अगर उसका नुकसान हो गया
वो कंपनी के पास रोता हुआ नहीं आएगा कि मेरा नुकसान हो गया, मैं 10 मिलियन नहीं निकलवा पाया, तुमने मुझे घाटे का सौदा दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर इज नो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। इसको क्या कहते हैं? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। और इसको क्या कहते हैं? रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग। अब आइए एडवांटेजेस ऑफ डेट फैक्टर, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फैक्टर, यानी ये जो फैक्टरिंग का पूरा सिस्टम है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ना सर? Significant impairment, especially credit analysis, the potential for methods, flexible source of finance, especially cash flows high and pressure to assets. ठीक है, ये तीन ऑब्वियस है, हम डिस्कशन में भी जा चुके हैं। फैक्टरिंग कराने का फायदा तो है ना, आपका हेडेक नहीं है, आपने आउटसोर्स कर दिया ना ये फंक्शन पूरा, अब आपका हेडेक नहीं है, वो जाने वो निकलवाए पैसे, आप कारोबार में फोकस करोगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, The fees charged by debt factor to its service, फीस तो देनी पड़ेगी, ये 1 मिलियन तो जाएगा ही जाएगा हर हाल में। और possible loss of customer ability to factors to aggressive. अगर वो अग्रेसिव है फैक्टर तो नाम किसका खराब होगा? कंपनी का, क्योंकि कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं होगा ना। वो तो निकल रहा है। हाँ, फिर नेक्स्ट, In the past, for you, as an indication that the company is affected is in financial difficulty. As the popularity of factoring has increased, this has become this. ठीक होगी कहानी। अब आइए, assess whether the factor should be used or not. A company with sales of $240 million per annum has an average collection period of 3 months. Bad debts are 2%. A factory company will provide non-recourse factoring for a fee of 5% of revenue. As a result of this, administration savings will be made of 8 million per annum, and the credit period will fall to 2 months. The factor will also advance 75% of the value of invoices in cash for the duration of the credit period. The interest rate on these advances is 13%. Company has a cost of borrowing of 10%. क्या बात समझ आ रही है? तुमने डॉक्टर को चेक करा है? और यहाँ के साथ आसपास में, हाँ? नहीं करा है? चेक करा है, तो ड्रॉप्स लेंगे, सही है। A company with sales of $240 million per annum, उसकी सेल्स $240 मिलियन है और कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का, और बैड डेट्स कितने हैं? 2%। तो बैड डेट्स 2% ऑफ 240 निकालो, कितना आ गया? कितना? 4.8 मिलियन। अब आइए, a factoring company will provide non-recourse factoring। non-recourse यानी कि पूरा का पूरा सेल करते हैं, खाता ही सेल करते हैं, तो फिर नॉन रिकोर्स में क्या हो जाएगा? खाता सेल होगा, फैक्टरिंग फी कितनी होगी? 5% ऑफ रेवेन्यू। 5% ऑफ रेवेन्यू का क्या मतलब है? 5% ऑफ दिस, करो ट्राई करो, हाँ 12 मिलियन, बट 5% अगर उसका लेंगे तो फिर ये तो सिर्फ 4.8 मिलियन रिकवर करने के लिए आप 12 मिलियन पे करोगे क्या? सोचने वाली बात है। तो फिर 5% ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो ये बैड डेट हो रहा है, क्या है या नहीं? 240 का ही बताओ, क्योंकि ये आपको एक्चुअल में रिसीवेबल्स खाते को बेचना है, तो रिसीवेबल्स कितने हैं आपके पास? बैड डेट है तो क्या ये रिकवर करना है या जो रिसीवेबल्स है वो रिकवर करने हैं? क्वेश्चन। और रिसीवेबल्स टोटल सेल्स बता रहे हैं 240 मिलियन। 240 से बैड डेट माइनस करोगे 4.8, एक्चुअल में कितना रिसीव कर पाओगे? 235.2। इसका 5% निकालो और बताओ। अभी हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा आंसर राइट है। 11.76। तो ये $235.2 बिलियन डॉलर्स निकलवाने के लिए फैक्टर फी कितनी दे रहे हैं? $11.76। ये फैक्टर की फी हो गई, फैक्टर फी। अब आइए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस administration savings will be made of 8 million per annum.
फैक्टर करने से बेनिफिट क्या होता है? अगर हम यहाँ पे एक जगह बेनिफिट लिख देते हैं, बेनिफिट फैक्टरिंग से बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग्स कितने की? 8 मिलियन। और क्या कह रहे हैं आगे? एंड द क्रेडिट पीरियड विल फॉल टू 2 months। अब क्रेडिट पीरियड सिर्फ 2 months का हो जाएगा। द फैक्टर विल आल्सो एडवांस 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस इन कैश, यानी कि 75% इसको एडवांस मिल जाएगा रिसीवेबल्स। यस और नो? 75% ऑफ दिस इज हाउ मच? इसका 75% बताइए। 176.4 मिलियन ये एडवांस में रिसीव हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? द इंटरेस्ट रेट ऑन दीज एडवांसेस इज 13%। अब ये 13% क्या है? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। एक तरह से फैक्ट्री ने आपको लोन दे दिया है कि 2 महीने आपको कैश शॉर्टेज ना पड़े। 2 महीने जब तक एक्चुअली कस्टमर आपको नहीं पे बैक कर देता तब तक आप 75% इस्तेमाल करो। 2 महीने के लिए 13% इंटरेस्ट। ये रिकोर्स वाला है। ये नॉन रिकोर्स वाला है, ये नॉन रिकोर्स वाला है। करो, मैं फिर आऊंगी, मैं समझाऊंगी। नॉन रिकोर्स वाला 13% निकालो, वो भी सिर्फ 2 months के लिए। 13% ऑफ जो उन्होंने पैसे दिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 2 महीने का इंटरेस्ट। ये हाँ 176.4। कितना आ रहा है? 3.822। ठीक है। अब ये बेनिफिट हुआ कि उसको ये सेविंग्स नहीं देनी पड़ रही, ये बेनिफिट हुआ कि इसको कैश हैंड में मिल गया, ये इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो किसी और बैंक के पास जाता, लोन लेता, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी थी? 10%। तो उसको 10% ऑफ दिस कितना देना पड़ता? 17%. हाँ 2 months के लिए कितनी आ रही? 2.94। इंटरेस्ट कॉस्ट 10%। 0.9 पे शेयरिंग अगर हम हाँ इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, कि ये मुझे एक्स्ट्रा पे कर दो। 0.9 है तो ये जब मैंने लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली 0.9 है। शर्त ये है कि आपने साइन सही लगाए हो, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। ठीक है। अच्छा अब आइए, और कोई डेटा है? नहीं। नाउ लेट्स सी कि अब क्या हो रहा है। अब देखते हैं हम आंसर में जाके कि हमने कितना सही किया और कितना सही नहीं किया। फैक्टर चार्ज 240 मिलियन का 5%। 240 मिलियन का 5%। इन्होंने बैड डेट डिडक्ट नहीं किया, बैड डेट डिडक्ट नहीं किया। तो हमने क्यों किया और इन्होंने क्यों नहीं? रीजन वो कंपनी का कंपनी के आगे जो गाइडलाइन की करवा पाएगी तो सारा रिस्क उसी के पास चले जाएगा। फैक्टर के पास। जैसे हम इसमें पूरी बुक सेल करते हैं ना, तो हम अपनी पूरी सेल्स बता देंगे, 240 मिलियन सेल है जिसमें एग्जैक्टली फैक्टर तो होता ही इसी के लिए। हम क्यों पहले से फैक्टर को बोल दें कि हमारा फैक्टर है? तो ये नहीं करना हमने, ठीक है, ये हमने नहीं करना। अब इसका 5% बताइए। इसका 5% 12 आ रहा था। ठीक है, अब हम इसको अपनी कैलकुलेशंस को सही करते चले जाते हैं। और
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस 13 माइनस 10%, जो कि डायरेक्ट 3% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है फैक्टर को मार्केट रेट से, मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 240 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 240 मिलियन, जो कि हम कर रहे थे मगर हम 176.4 से कर रहे थे। ठीक है जी, 75% एडवांस दिए ना, तो 75% ऑफ 240 हमने 75% ऑफ इसका निकाल लिया था, जिस वजह से हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बैड डेट को डिडक्ट किया। सो ओवर हियर 240 मिलियन ऑफ 75% करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 180। तो हम इधर लिखते हैं 180 और फिर सी 180 मिलियन का आप 13% निकाल लें और 10% निकाल लें, माइनस कर लें, या डायरेक्टली इस तरह कर लें 13 माइनस 10 3% का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो डायरेक्ट भी निकल आएगा। 180 को डायरेक्टली 3% से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 2 डिवाइड बाय 12 भी कर लें 2 मंथ्स के लिए ना। 0.9 आ रहा है, पहले भी जरा से different आ गया। पहले भी 0.9 का ही था। थोड़ा सा ठीक है, तो ये आ गया अब आपका फैक्टर पे। फैक्टर चार्ज 240 मल्टीप्लाई बाय 5% फीस 12 और इंटरेस्ट जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं वो 0.9। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड क्या लिखा है, प्लीज बताओ, पढ़ो। फैक्टर्स चार्ज, प्लीज अपने दिमागों में रजिस्टर कर लें, जब भी वर्ड चार्ज जाएगा इट मींस कॉस्ट। एग्जाम में भी, सिनेरियो में भी, बी केयरफुल व्हाट दे आर आस्किंग। चार्ज लिखा है तो समझ जाओ कॉस्ट की बात हो रही है, और कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर फैक्टर्स चार्ज, ये टोटल कॉस्ट है 12.9 जो उनको पे करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या रिसीव हो रहा है? बेनिफिट करंट रिसीवेबल्स 240 मिलियन 3 मंथ्स के ऊपर यानी 60 मिलियन रिसीव हो रहे हैं। न्यू रिसीवेबल्स क्या है, अब 2 महीने में रिसीव हो जाएंगे तो 40 मिलियन रिसीव हो रहे हैं। और फिर रिडक्शन इन रिसीवेबल्स क्या है कि 20 मिलियन लीड्स टू इंटरेस्ट सेव ऑफ 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब ये 0.1 क्या है? 0.1 क्या है? ये 10% इंटरेस्ट कॉस्ट है। नहीं, बैड डेट्स कहाँ से आ गया? तो 4.8 है ना। बैड डेट ऊपर कितने परसेंटेज था? बैड डेट की परसेंटेज भी तो थी ना। बैड डेट 2% था। बैड डेट 2% था। बैड डेट नीचे आ रहे 240 मिलियन ऑफ 2% 4.8। एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग्स 8 हमने लिख लिया था। जो बैड डेट्स थे वो 4.8 वो भी अब बच जाएंगे क्योंकि आपने फैक्टर को दे दिया है। अगर आप फैक्टर को नहीं देते तो बैड डेट तो गए थे ना आपके हाथ से, आपने तो उसको बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, बट अब ये भी बचत हो गई आपका, ये भी बेनिफिट हो गया। तो दिस इज 4.8 बेनिफिट बैड डेट। एडमिनिस्ट्रेशन सेविंग्स 8 मिलियन। रिडक्शन इन रिसीवेबल्स, इसमें इन दोनों का फर्क निकाला है 60 माइनस 40। यहाँ 20 मिलियन आ रहा है कि रिड्यूस हुए रिसीवेबल अमाउंट। ये 0.1 ये 10% इंटरेस्ट है ना, ये 10% इंटरेस्ट है। ये किसका इंटरेस्ट है? ये बोरोइंग रेट है ना, बोरोइंग रेट 10%। लेकिन इसको इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है, सवाल तो ये है क्योंकि ये इंटरेस्ट सेव्ड है। सेव्ड यानी कि अब आप देखो इसको थोड़ा सा, ये वो सारे अमाउंट्स हैं जो हमें पे नहीं करनी पड़ रही फैक्टर्स देने के बाद। एग्जैक्टली देखो अभी मेरी बात थोड़ी सी अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ। ये 60 मिलियन तो मैं मार्केट से मिलने हैं, अभी मिले नहीं है, मिलने हैं। और ये कितने महीने में मिलेंगे? 3 महीने बाद। पर मंथ नहीं है, 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स में आपको 60 मिलियन मिलेंगे। 3 मंथ्स के बाद आपको 60 मिलियन मिल जाएंगे। और अब चूंकि आपने फैक्टर को दे दिया है, अब आपने फैक्टर को दे दिया है
तो वो 2 महीनों में आपको 40 मिलियन ला के दे देगा। अब मसला जरा सुनो और समझो। देखो, तुमने माल जो है ना मार्केट में दिया हुआ है, माल अपना दे दिया है उधार पे, बदले में पैसे मिले नहीं मिले, तो क्या तुम कारोबार कैसे चलाओगे? तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, 3 महीने कैसे तुम चलाओगे? तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, पैसे के बगैर तो नहीं रह सकती ना, तो जाके क्या करेंगी, बोरो करेंगी, मार्केट से बोरो करेंगी। जब बोरो करेंगी बैंक से, तो बैंक का रेट क्या चल रहा है, 10%। तो वो तकरीबन कितना बोरो करेंगी, एक इसको अजम्पशन बेस्ड चला जाता है कि वो उतना ही बोरो करेंगी जितना मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। 60 मिलियन फंसा हुआ है तो 60 मिलियन बोरो करेंगे। 60 मिलियन बोरो करेंगे तो किस परसेंटेज पे करेंगे, 10% पे। तो अब चूंकि 2 महीने बाद ही आपको फैक्टरिंग के नतीजे में 2 महीने बाद ही आपको 40 मिलियन मिल रहे हैं, तो आपकी बचत क्या होगी, आपकी ये भी बचत होगी कि 1 महीना जो आप एक्स्ट्रा 20 मिलियन के लिए इंटरेस्ट बोरो कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी बचत हुई। अब कहने को तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है थोड़ी सी, कि एक्चुअली कोई पैसा जेब में नहीं आ रहा, बचत का मतलब एक्चुअल में कोई पैसा जेब में नहीं आ रहा, बट आपका ये खर्चा भी नहीं हो रहा। पहले नहीं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, पूरे के पूरे 60 मिलियन पे इंटरेस्ट देना पड़ता, अब आपको कितने पे देना पड़ रहा है, सिर्फ 20 मिलियन पे, वो भी कितने महीनों के लिए, सिर्फ 2 महीनों के लिए, सिर्फ 2 महीनों के लिए, और 1 महीने का अब आप सेव कर रहे हो। तो सिर्फ 20 मिलियन पे 10% अब आप दोगे, 2 मिलियन, 2 मिलियन आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, इसलिए इसको बेनिफिट में लिखा है, इसलिए इसको बेनिफिट में लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, हो गया। अब इसको लिख लो, प्लीज इसको लिख लो, क्योंकि नहीं तो अगला सवाल होगा नहीं। इसको लिख लो पहले, फैक्टर्स चार्ज लिखो, पूरा एक एक लाइन जैसे है वैसे पूरा एज इट इज लिखो, क्योंकि यही फ्रेमवर्क है, यही पैटर्न है, इसी तरह अपने आगे वाले क्वेश्चंस को भी लेना है। मैंने माइक लगाया एक्सटेंडेड, पर मुझे समझ नहीं आ रही, सिस्टम से ही आवाज जा रही है इससे ज्यादा, हालांकि ये कॉमन नजर आ रहा है। आप बंद कर दें वीडियो, बंद कर दें। क्वेश्चन मैंने इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका इसका चलो, इसका भी चलो, ये इंस्टॉल करना पड़ता है।
इंस्टॉलेशन इसकी सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है इसका? बॉक्स तो हो तो मैंने फेंक दिया बॉक्स, यही है जो है, इसमें चेक करना है क्या मॉडल नंबर चाहिए स्कैनर है ना इसमें भी वही होगा तो अभी रखा है बोया होगा। वही होगा हाँ, अच्छा अगर ये अभी इंस्टॉल करना है करना है, टाइम लगेगा उसमें होता रहेगा पीछे बैकग्राउंड में। बट मुझे मॉडल नहीं पता था उसमें बॉक्स अगर मिल जाता तो वही हो कौन से कंपनी का मतलब मॉडल नंबर कुछ कुछ याद हो आपको ये 03040 क्या है? नहीं है वो तो कोड स्कैन कोड है वो। अच्छा मैं चेक करती हूँ पिक्चर में। ये वाले ही लिए इसका मॉडल नंबर यही PY V4। यही वाला हाँ यही वाला है, बट इस ये इसका बॉक्स ऑनलाइन नहीं मंगवाया था। इसका बॉक्स ऐसी इसका बॉक्स नहीं है, ऐसे नहीं है। मॉडल डिफरेंट वाला अच्छा मैं ना बंदे से पूछ रहा था। हम्म, फोन पे चेक किया इसको फोन पे चेक कर ले ये पता है मैंने वो अपने एप्पल मैक में लगाया था, उसके लिए ही मंगवाया था, तो उसमें तो मुझे लग रहा था चल रहा है। मैक ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता अच्छा उसमें तो वही मैंने कहा, है उसमें तो वो नहीं खुद ही इंस्टॉल किया था। अपडेट करते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज के अंदर भी होता है बट ये लैपटॉप ओल्ड हम्म, घर जाके भी दोबारा चेक करते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारे ये बी वाई वी टू टी एक्स चल गया कैसे। बी वाई वी टू टी एक्स ही रखा हुआ मॉडल ही लिखा हुआ हाँ हाँ, सही है। मॉडल चलो, वो यार बहुत अच्छी कंपनी तो, तो नहीं आप फिर छोड़ देंगे फिर क्लास करना। में कंडक्ट करना मैं उस टाइम में बता देता आपकी क्लास में ही है। फिर मैं ठीक कनेक्टिविटी कर ठीक है। बस क्या ठीक है। बस मुझे पता चल गया ना ये नहीं काम कर रहा, तो मैं यही सोची थी कर रहे कर। डन। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग फॉरेन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अगर फॉरेन डेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने लोकल के लिए निकाल दिया तरीका कि फैक्टर कर लो। इट मे बी हार्डर टू बिल्ड एन एक्यूरेट क्रेडिट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी इन अ डिस्टेंट country
It may be harder to chase foreign customers for payments, different time zones and languages. If a foreign debtor refuses to pay a debt, the exporter must pursue the debt in the debtor's own country and may lack an understanding of the procedures and laws of that country. अब आपका किसी कोई कर्जदार हो गया है वो दूसरी कंट्री में और वो आपको पे करने से मना कर रहा है, फिर जाहिर है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आपके पास ना नॉलेज है उस कंट्री के लॉस की, कोई सोल्यूशन भी नहीं है, फैक्टर को भी भेजोगे तो कहाँ भेजोगे, वहां साम उधर लेने के लिए भेजोगे। तो अब उस सूरत हाल में क्या तरीका है जिससे आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं? तो कुछ रिस्क रिड्यूसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी आ गई आपके सामने? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़िए क्या होता है ये? एन IOU shipping is unorganized, the transfer of the ship to the customer are independent. सिंपल, आप माल नहीं दो ना जब तक पेमेंट क्लियर नहीं हो रही। पेमेंट क्लियर करवाओ फिर माल डिलीवर करो। माल डिलीवर कर दिए, ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, बोलो पेमेंट हो जाएगी, ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपका। तो डिपेंड करता है कि आप माल कौन सा दे रहे हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे ओनरशिप आप अपने पास रखते हो और रिक्वेस्ट करते हो कि पेमेंट पहले कर दीजिए, तो फिर ओनरशिप भी आपको दे देंगे। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, The customer's bank guarantees if the paid invoice of the the customer's bank guarantees it will pay the invoice after delivery of the goods। क्या कह रहे हैं? guarantee to customer want to guarantee आपको payment पेमेंट मिल जाएगी, गारंटी बैंक दे रहा है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, sale of selected invoices to a factor and discount pay fees. आप सिलेक्टेड इनवॉइस किसी डेट फैक्टर को सेल कर दो। कौन सा मेथड? नॉन रिकोर्स। लेकिन इसमें क्या है? सिलेक्टेड इनवॉइस है, पूरे का पूरा रिसीवेबल बुक नहीं है। सिलेक्टेड सेल ऑफ इनवॉइसेस टू अ डेट फैक्टर एट अ डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू एंड नेक्स्ट डेट फैक्टरिंग, पूरा का पूरा प्रॉपर डेट फैक्टरिंग में आओ। अ लोकल डेट फैक्टर बेस्ड इन द एक्सपोर्ट मार्केट can be especially useful in performing credit analysis। आपका पाकिस्तानी देसी बंदा जो यूके में बैठा है और एज अ फैक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है और वो वहां के कस्टमर्स को अप्रोच करके आपको पैसे निकलवा के दे सकता है। सो दैट इज अनदर मेथड। अब आइए मैनेजिंग ट्रेड पेबल्स। पेबल्स में भी अब जाहिर है अब टर्न द टेबल्स ओवर, आपको पे करना है, आपकी पे करने की बारी आ गई है, तो उसका भी एनालिसिस, उसकी भी पेबल्स डे बुक को भी मेंटेन करना है। आइए ये वाला जरा एक्टिविटी 10 कीजिए, ये रिसीवेबल से ही रिलेटेड है। पेबल्स का बहुत इजी है, कुछ है नहीं ज्यादा खास, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगा। What is the net benefit of accepting the early settlement discount? ये पेबल पर्सपेक्टिव से जरूर है, बट हम उसको ऑलरेडी कर चुके हैं रिसीवेबल पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अभी मैं यहाँ पे कस्टमर, मैं यहाँ पे कंपनी हूँ और मैंने ऑफर की है। जो हम पहले सवाल कर रहे थे उसमें कंपनी पता लगा रही थी कि क्या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट देने से मेरा फायदा है या नुकसान है। इस सिनेरियो में आप एज अ कस्टमर पता लगा रहे हो कि अच्छा कंपनी ने अर्ली सेटलमेंट ऑफर दी है, क्या मुझे ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेनिफिट तो वैसे ही निकलेगा जैसे हम पहले के सवाल में भी कर रहे थे। क्या ख्याल है? मगर इसमें पर्सपेक्टिव किसका होगा? कस्टमर का, क्लाइंट का, जिसने पे करना। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे कॉस्ट और बेनिफिट का। यानी अगर आप ओरिजिनल में पे करोगे तो आपको हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पे करना है, इनवॉइस 1 लाख का बनाना, मगर वो पे करना है 3 महीने बाद, और अभी वो कह रहा है कि तुम 5% ऑफ ले लो और 10 दिन के अंदर पे कर दो। तो क्या वो 5% का ऑफ तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा है या 3 महीने का क्रेडिट रखना?
company has been offered a discount of 2.5% for an early settlement by a major supplier from which it purchases goods worth 10 lakh each year. PIP's normal payment terms are 30 days. Early settlement requires the payment to be made within 10 days. Currently, PIPS has an overdraft on which it is paying 10% interest. पेमेंट करनी है, पहले पेमेंट करनी है कितनी, 10 लाख हर साल, और इसको हर साल के परचेज कर रहे हैं गुड्स, ये 30 डेज में कितनी पेमेंट इसको करनी है, पहले तो ये पता लगाओ। ये 30 days में 190। ठीक है, 30 डेज में 82,192 पे करना है, और उस पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है 2.5, तो अब कितना आफ्टर डिस्काउंट कितना पे करना है, 30 days में discount कर दो। 10 डेज पे डिस्काउंट मिलेगा ना, 10 डेज में वो पेमेंट करेगा तो जी 10 डेज से करेंगे, 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 2.5% कितना डिस्काउंट उसको ऑफर हो रहा है, 2.5 में 10 million पे 25,000। वही तो बात है, 10 मिलियन पे होगा या तो, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%, ठीक है, बाय अ मेजर सप्लायर, ठीक है, फ्रॉम विच इट परचेजेस गुड्स वर्थ 10 लाख ईच ईयर, पूरे साल का ये लिखा हुआ है भाई, हमें तो सिर्फ 30 डेज का पता लगाना है, और 30 डेज का पता लगाएंगे तो फिर ये पेमेंट जो हमें 30 डेज में देनी थी 30 days का वो हम 10 डेज में देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। आपको जैसे न्यू रिसीवर्स पे जैसे न्यू पेबल्स ठीक है, करो टेम्पलेट्स का न्यू पेबल्स, पहले ओल्ड पेबल्स फिर न्यू पेबल्स, बोल आ रहा है 82,190 मैं लिखते जाती हूँ आप बताते जाओ। ओल्ड पेबल्स बताओ, 82,190 82,190, and new payables, 190 and new payables 27,397.26 पक्का, या डिस्काउंट तो नहीं बोल रहे तुम, ये है 10 divided by 365 का डिवाइड 10 होई तो क्या अच्छा चलो बताओ 23, 27,397 27,397, ये वेंडर पे ठीक है, अब हम इसको ये अब न्यू पेबल्स है, इसके लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर अर्ली सेटलमेंट हम लेते हैं तो हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, और अगर हम अर्ली सेटलमेंट लेते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, पहले फिर तो 25,000 25,000 बेनिफिट है, क्यों 10 million पे पड़ता है। 10 मिलियन का 2.5% ये डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, ये डिस्काउंट अमाउंट हो गई, और जो कॉस्ट है वो लास्ट सवाल में हमने जो 60 मिलियन और 40 मिलियन का डिफरेंस लेने के बाद उस पर 10% लगाया था, तो इस पर भी डिफरेंस लेके 10% लगाएंगे तो इसमें 520 हो जाएगा इसका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। आखिर है यार सर बताओ 5480 डी आंसर आ गया ठीक है, आंसर होगा सी। तो अब कॉस्ट ये है, बेनिफिट ये है, तो टोटल बेनिफिट या नेट बेनिफिट कितना है, सी। चलो देखते हैं, अभी खुशी खुशी बता रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माँ सदके, सही जवाब दिया, हाँ 19,520 आ रहा है, ये देखो, यही बोला ना सी, ये 25,000 डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट मिल गया आपको, अब ये पे नहीं करना,
अरे आपको टोटल पे डिस्काउंट मिल रहा है ना 2.5%। टोटल आपको 10 लाख देने हैं पूरे साल के, तो उस पे 2.5 मिल रहा है तुम्हें ऑफ। अच्छा आप जरा देखते हैं ना, देख करंट पेबल्स 30 डिवाइड बाय 365 82 192 आ गया। न्यू पेबल्स 10 डिवाइड बाय 365 27 397। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा फिर रिडक्शन इन पेबल्स, दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10%। क्यों 10%? ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट दायर है, पैसे जो है वो अगर आपको पे करने हैं और आपके पास इस वक्त 10 दिन के अंदर कैश कहाँ से आएगा? बात तो सही है ना, आपको तो बोरो करके फिर पे करना पड़ेगा। तो उसमें जो इंटरेस्ट जा रहा है वो ये जा रहा है 5480, ये आपकी कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह भला करे बेनिफिट आपका पूरे साल में 25%, 2.5% आपको मिल रहा है डिस्काउंट 25,000 का। नेट सेविंग आपकी निकल करके आ रही है 19,500। अब ये भी अपने पास प्लीज लिख लो। देखो पहला वाला एक्टिविटी लिखी तो जहन में था कि ये कैसे करना है, इतना मुश्किल नहीं हुआ। अभी ये भी लिखें। हाँ बस दिमाग में नहीं करना, लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बिजनेस वैल्यूएशन। इन तीनों में सीआरक्यू भी आएगा, एमसीक्यू भी आएगा, एमटीक्यू भी आएगा, सारे आ रहे होंगे। बहुत सारी इसमें कोई सारी चीजें अभी कितना ऊपर जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट, सप्लायर डिस्काउंट। Evaluating supplier discount using percentages. Evaluate whether to accept the discount or not. A company which has an overdraft costing 10% is evaluating whether to accept a 1% discount for paying its invoices 30 days earlier. Assume a 360 day year. आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप बस बताओ देख करके क्या आपको लग रहा है ये डिस्काउंट अवेल करना चाहिए 1% ऑफ लेने के लिए, या 10% का इंटरेस्ट पे करना होगा? क्योंकि ऑब्वियसली 30 डेज का आपको टाइम दिया था, अब वो कह रहे हैं जल्दी पे करो, 30 डेज अर्लियर पे करो। तो क्या ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? कॉस्ट 10% आ रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट। Most 10% है वैसे अगर डिस्काउंट 10%। अब आइए इसको कैसे करें। No dollar amounts are given here, so we must look at this in percentage terms.
percentage discount received divided by amount paid if discount is taken. 1% का डिस्काउंट है, डिवाइड बाय 99% आप पेमेंट कर रहे हो, तो यानी आपको कितने परसेंटेज मिल रही है? 1% is the discount, 99% is the amount due that is paid. This is the benefit of accepting the offer expressed over a 30-day period. This can be converted into annual equivalent rate using the following formula. 1 plus capital R is equals to 1 plus small r to the power n. ये अगर आपको याद हो या ना हो, F2 का ब्रॉड फॉरवर्ड है और F5 में भी ये था। तो n is the number of period, 30 days है, तो 360 days में 30 days कितने होंगे? 12। तो अगर हम इसको 12 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर आ रहा है 12.82%। तो बेनिफिट आपका है 12.82% और इंटरेस्ट है 10%, तो 2.82% का आपको बेनिफिट हो रहा है। सो द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड। 1.0 जरा दोबारा देखिए 10% इंटरेस्ट रेट है और कह रहे हैं 1% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कहा ये जा रहा है कि आप पहले ये फॉर्मूला लगाओ, डिस्काउंट रिसीव डिवाइड बाय अमाउंट पेड इफ डिस्काउंट टेकन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1/99 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका जो आंसर आ रहा है वो है 1.01%, और ये आ रहा है सिर्फ 30 डेज के लिए। तो पूरे साल का निकालना है, तो पूरे साल का 30 डेज 360, क्यों 360 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अज्यूम 360 डेज। तो 360 डेज में कितने 30 डेज का पीरियड है? 12। तो 1% को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 12%। और आपने अगर कुछ और भी चीज आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है जो बिहाइंड वर्क कर रहा है। 1 प्लस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल आर टू द पावर n। तो आपको कैपिटल आर पता चल जाएगा और कैपिटल आर है 12.82%। 12.82% में से माइनस करोगे 10%, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.82%। दैट मींस डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड, कि बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। क्लियर होगी कहानी? सो करिए एक्टिविटी 11। क्या नहीं आ रहा है? Hansel company is to make a payment of $10,000 to a supplier. 10,000 पे करने हैं
2% discount is available for paying after 1 month instead of the standard term of 3 months. 3 months बाद का क्रेडिट टर्म था, बट उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर पे कर दो, तो हम आपको क्या देंगे, 2% डिस्काउंट। तो अब आपको अगेन क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट और बेनिफिट। तो एनुअल परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट फाइंड आउट करने, ऊपर फॉर्मूला गिवन था ना कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय पेमेंट अमाउंट पेमेंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट है 2% डिवाइडेड बाय अमाउंट पेमेंट 98% मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 0.020 करो ना मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं फिर 2.04 आ रहा है ना। ठीक है, 2.04 ये कितने डेज के लिए आ रहे हैं, 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, आर यू श्योर? डिस्काउंट का वही है ना, डिस्काउंट इसको आपने EAR में तब्दील करना है। EAR में तब्दील करने का फॉर्मूला क्या है, 1 + R इक्वल्स टू 1 + स्मॉल r टू द पावर n। तो 1 + कैपिटल R आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉल r आपको पता चल गया 2.04% है, n कितना है 1 मंथ है। तो पूरे साल में 1 मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, करो। आपको में खाना नहीं करना है, आपको ना आपके पानी और जो ठीक है खा लेना। मैंने उनको बोला था आपके लेमनेड बनाने, शेक किसका बनाना, ठीक है बना लो, मतलब बनाना तो बना लो, बट देख लो वो फिक्स सही से करना, जब को ना मशीन का फिक्स करना फिर चलाना, ठीक है नहीं फिक्स नहीं हुआ वो, ठीक हाँ, जी निकाला कैपिटल R कितना आ रहा है 5.6 12.6 12.9 12.9। आप लोग का वही राउंड ऑफ करने में फर्क आ रहा है। सी 200 डिवाइड बाय 98 100 2% डिवाइड बाय 98% 0.204। ये तुमने क्यों बोला 0.0204 ना सर, क्या हो गया 2% डिवाइड बाय 98% 0.204 आ रहा है। मैंने वैसे भी करा था कि मेरे भी 200 डिवाइड बाय 98 अच्छा ये यहाँ पे देखो ना, मैंने फिर से सही कर दिया, 0.024 ही है, ठीक है। तो देयर आर 6 2 month periods in a year and so this is an annual benefit of 12.9%। 12.9% किस तरह इन्होंने निकाला, इन्होंने टू द पावर ऑफ 6 किया है। क्यों टू द पावर ऑफ 6 किया है, क्योंकि 2 month पीरियड है। ऊपर आपके पास जो एक्टिविटी थी उसमें क्या 2 months थे, 3 months था ना, तो 3 month स्टैंडर्ड टर्म था और कह रहे थे 1 महीने के अंदर अंदर पे कर दो, तो 2 months की सेविंग हो रही है ना, हम तो बेनिफिट ही निकाल रहे हैं ना, क्या ख्याल है।
So this is a benefit of this much over a 2 month period. 2 months का बेनिफिट हुआ ना, बच गया। तो अब 2 months पूरे 12 महीने में कितनी दफा आ रहे होते हैं? 6 दफा आ रहे होते हैं, तो पावर 6 होगा। तो यहाँ जो n लोगे आप 6 लोगे। जब 6 लोगे तो आपके पास आंसर 12.9 आएगा। करके देख लो दोबारा। मैं तो 12 दे रहा हूँ। वही ना, 12 लेने से नीचे लिखा है ना इनकरेक्ट आंसर, तो पावर 12 करोगे तो इनकरेक्ट है। 12 दे रहा हूँ। क्योंकि आपने 2 months को इग्नोर कर दिया ना। देखो कितना इजी सम था, कितना छोटा सम था, लेकिन इसमें गड़बड़ हो। तो ये चीज है, ये प्रैक्टिस से आएगी। ये आपकी ग्रिप में कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। और ये छोटे छोटे ही सवालात से आपकी ग्रिप बढ़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू भी है, एमटीक्यू भी है, और इन्हीं छोटे छोटे सवालात को कंबाइन करके सीआरक्यू आ रहा होगा। तो छोटे सवालों में ग्रिप आएगी तो ब्रिक्स होंगी टाइट, तो फिर बिल्डिंग भी बनेगी उसकी। ब्रिक सही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे सही बन सकती है? तो ब्रिक्स पे काम करें और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ सकती। कुछ चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको मेथड देखना है, स्टेप देखना है, फॉर्मूला देखना है, अच्छा ये ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, और बस करें। इसको रजिस्टर करें जहन में, ठीक है। अब आइए फाइनल एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। अभी आप लोगों ने अब ये फाइनल एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ये देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, determine whether a discount for early payment of 1% will lead to an increase in profitability for a well company. Assume a 365-day year. क्या ये डिस्काउंट लेने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इन शॉर्ट बेनिफिट पूछ रहे हैं। बेनिफिट होगा नहीं होगा? तो अब ये पूरा सवाल है बड़ा सा, इसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट में पहले चेक कर लूँ। हाँ, ये एक चैप्टर अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको ट्राई करें। और फिर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये रिवीजन किट के एमसीक्यूज एमटीक्यूज ये सब आपने घर से करके आनी है, और इसके सीआरक्यू भी अटेंड करें। देखें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेक्शन सी, इसमें सेक्शन ए के भी क्वेश्चंस है, बी के भी और सी के भी, क्यूआर सीआरक्यू भी आएंगे। ये पूरा यहाँ फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब हम शुरू करेंगे तो उसके भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी है। और फिर जब हम बिजनेस वैल्यूएशन का कर चुके हैं ना, तो उसका भी सेक्शन बी है और सेक्शन ए है। इसका वो नहीं है, इसका सेक्शन सी नहीं है, ठीक है। अगर इसके सेक्शन सी क्वेश्चंस आते हैं, किट में नहीं, किट में तो वही लिखनी थी। अच्छा, इन्होंने वो कर दिया है, इसको सेक्शन बी नाम दे दिया है, सीआरक्यू है इसका। इन्होंने सेक्शन सी लिखने की जगह बी डाल दी, लेकिन ये वो है लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, बट ये एमटी क्यों? चलो ये देख लेना है, तो बात की कहानी हम लोग पहले तो आप लोग ये वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को भी पक्का कराना। वर्किंग कैपिटल का सवाल घर से 81 कल ट्राई करके आना। सवाल 81 नहीं, कल कल क्लास है, क्योंकि मंडे नहीं लिखना, कल क्लास है। इसका पेज नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है 27, और इसके ओटीक्यूज और एमटीक्यूज ये भी कल करके ना। समझ आ रही? टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। और एक सीआरक्यू की है, कल सीआरक्यू डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली इस टॉपिक का सीआरक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये बैठ के सॉल्व करें। नीचे करना है, नीचे कर।
बेनिफिट ही नहीं है गवर्नमेंट पैसे साइड से ऐसे करना साइड में बस दिख रहे हैं? प्रॉपर करने आने के सवाल देख वाली ना हो रहा है एक मिलता है एक 1% डिस्काउंट मिलेगा तो पूरे साल में भी फायदा होगा साल में किया कितना फायदा मिलेगा Solution table है। तेरा में एफआर को शायद मुझे जाएगा मोबाइल के 10 दिन बाद 10 दिन पहले इसके बाद यहाँ तक तो हमने मैंने समझे
Yeah, those were vice and others who did it, the others, primarily those were vice and when private people think that even though the things. Then how do you go to since I mean, I believe it's when I was in Germany. अबे यार इनके पास आया और बाकी एक्चुअली इस पर के पास और अभी खुद पर हाँ कुछ बड़ा मुझे फाल का मार दो बड़ा दोस्त मुझे समझ में आया ना सर ने उससे ये फैक्ट्री को सिंगल को फंक्शन हो रहा है कुछ नहीं समझ ये सवाल तो पहले हमें कभी क्या तो मुझे मैसेज कर देना मेरा जिंदा है शादी कर बताना तो पड़ेगा कैसे किया
And over 44 and 20, 4 and 6 and that's the 12 के mention है 44 और कम आए और कम तो दोबारा भी पढ़ा था नहीं भाई अगर बड़ा तो तैयारी करिए स्टेप में गलती हुई तो जल्दी जल्दी मतलब फिर 15 दिन बाद तैयारी करके दीजिए तो आया सुनिए तो हम सारे इसी राउंड थर्ड एकेडमी के पूरे 50 के पास डेफिनेटली 50 वाले सॉरी और F5 में 50 पास में फिर हम मेरे साथ जो गई थी ना पहले जब वो भी फेल हो गए थे इसके बाद स्टडी में पास हुए इतनी डर लग गई फायदा हो रहा है हमारे यस यस पहले वो स्पीड के अलग अलग सीरियस को दे रही थी कितने दिन में ये बात ये सीरियस सफाई देना है पांच क्लास मेरा अरे 5 लाख का जान रहे हो और जो बहुत सेल्स है वो है बड़ी चार वो नहीं देना इन्होंने फोन में दे दी ओवर 1000 डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 365 मतलब 50 दिन देते हैं फिर दिस इज एन एक्सेस ऑफ स्टूडेंट लोन फिर डिस्काउंट पे देंगे बाय द 2 3 कस्टमर्स कि 2 3 महीने का दिया ना मेरे ख्याल से the company employs 4 different sales ledger and credit control department at the level of area of Bharat Airways. All sales are in 40 days. They no discount for early payment credits. Represent 3% of revenue and the company pays annual interest of 9% to the children after. नहीं आ रहा कुछ समझ में तो ट्रिकी है पीढ़ी तो नहीं है तो जब चैप्टर में पढ़ते गए आए थे तो छोटे छोटे एकदम से बड़ा कर गया वो कुछ भी नहीं है एक टेक वन लाइन एट अ टाइम ओके
1 lakh at a time when company sells stationery and office supplies on a wholesale basis and has annual revenue of ये अब 1 लाइन क्या लिखोगे, पहली लाइन पढ़ ली ना, लिख लो एनुअल रेवेन्यू 4 लाख। जो डेटा आता जा रहा है वो लिखते जाओ शॉर्ट में, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े, और लंबा सवाल है नीचे तक जाना है तो फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा, वो क्या था वो क्या था, तो लिखते जाओ। AR इज इक्वल्स टू 4 मिलियन या 40 मिलियन है, आई थिंक यस 40 मिलियन है यार। ये बुद्धि अभी सुलझा के रहते हैं कि मिलियन और ट्रिलियन और जो भी है। अभी रुको, अभी मैं सुलझाती हूँ बुद्धि तुम लोगों की। CSE पहले तो सबके को एक मिनट, कितना है, 4 6 zeros है, is how many million? भाई मेरे हिसाब से 40 मिलियन है, अब देखते हैं इसका क्या जवाब। 4 मिलियन है। अब 4 मिलियन किस तरह से, हाउ 4 मिलियन एंड नॉट 40 मिलियन? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, मेरी गलती है, मुझे सेट सीखना है। ग्रेट क्वेश्चन। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1000 का मतलब है 10 लाख। सो टू फाइंड हाउ मेनी मिलियन, 4 मिलियन, बिकॉज फॉर, अच्छा ठीक है डिवाइड कर देंगे, ठीक है ठीक है, नॉट 40 वुड मीन के 40 एंड देन 1000 तो 4000 है तो 4 मिलियन है, ठीक हो, सेट हो, आ जाइए। दिस वॉज फॉर मी। ऑलराइट, सो हो गया 4 मिलियन। द कंपनी एम्प्लॉयज 4 पीपल इन इट्स सेल्स लेजर एंड क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट एट एन एनुअल सैलरी ऑफ $12,000 ईच। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे क्या डेटा आ गया है कि 4 लोग हैं एम्प्लॉय कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और एनुअल सैलरी इन 4 लोगों की कितनी है, 12,000 ईच। तो 4 लोगों की टोटल सैलरी कितनी होगी, 48,000। ये दूसरा डेटा आ गया, फटाफट लिख लो। फिर उसके बाद ऑल सेल्स आर ऑन 40 डेज क्रेडिट, लिख लो 40 डेज क्रेडिट विथ नो डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, कोई अर्ली डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह वाला करे आपका, फिर अल्लाह वाला करे, बैड डेट्स represent 3% of revenue, bad debts represent 3% of revenue and when company pays annual interest of 9% on its overdraft। तो बैड डेट्स कितना है, टोटल सेल्स का 4 मिलियन का 3% है। लेकिन क्या हमें फैक्टरिंग के वक्त इसको अलग करने की जरूरत है? नहीं, मगर ये बैड डेट कहाँ आएगा, बेनिफिट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, याद है बेनिफिट। तो ये अब आप बैड डेट 3% फटाफट लिख लो और रफ सा बेनिफिट का कॉलम बना लो, डाल लो उसमें, जो डेटा आ रहा है वो तो लिखते जाओ जो आपके जहन में है एक नॉलेज, कि जब बेनिफिट में निकालूंगा तो 3% ऑफ रेवेन्यू फैक्टरिंग में मुझे मिलेगी। 3% ऑफ 4 मिलियन कितना आ रहा है, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट 9% ऑन इट्स ओवरड्राफ्ट, 9% एनुअल इंटरेस्ट है। अब आइए FS SOFP, टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स 17,500, करंट एसेट्स 1570, टोटल एसेट्स 19,070, लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑर्डिनरी शेयर्स 3,500, रिजर्व्स 11,640, नॉन करंट लाइबिलिटी में 1530 टोटल में आ रहे हैं 19,070। अब आइए, when company is considering offering a discount of 1% to customers paying within 14 days, which it believes will reduce bad debts to 2.4% of revenue। अभी बैड डेट कितना है, 3%। कह रहे हैं 1% जब हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो हमारा बैड डेट परसेंटेज भी ड्रॉप होगा, कितने से, 0.6% से। The company also expects that offering a discount for early payment will reduce the average credit period taken by its customers to 26 days। पहले कितने डेज ले रहे हैं, 40 डेज, अब कितने डेज में हो रहा है, 26। तो अगेन ओल्ड पेबल्स न्यू पेबल्स ऐसा करें। ये रिसीवेबल्स है या पेबल्स है, ये रिसीवेबल है या पेबल्स है, कैसे पता लगाओगे, सेल्स, व्हेन कंपनी सेल स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज, तो जब वो सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका रिसीवेबल है, यस और नो।
तो अब आप रिसीवेबल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, ओल्ड रिसीवेबल्स कितने थे, न्यू कितने हैं। ओल्ड रिसीवेबल्स 4 मिलियन, न्यू रिसीवेबल्स कितने हैं। पहले 40 डेज में पेमेंट हो रही थी, 40 डेज में रिसीव हो रहा था, अब 14 डेज में रिसीव हो रहा है। अब 14 डेज में रिसीव होगा तो 1% डिस्काउंट के साथ रिसीव होगा। The consequent reduction in the time spent chasing customers where payments are overdue will allow one member of the credit control team to take early retirement. क्योंकि आपका वक्त कम से कम होता जा रहा है कस्टमर्स को चेस करने के लिए, क्योंकि पहले आप 40 दिन तक एक कस्टमर के पीछे भागते थे, अब 26 दिन में पेमेंट आ जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एक मेंबर आपका अर्ली रिटायरमेंट ले लेगा, यानी अब उसकी नीड नहीं होगी आपको, मेंबर एक कम हो जाएगा, तो यानी उसकी सैलरी में भी बचत आएगी नहीं आएगी। वो बेनिफिट में लिख दीजिए सैलरी 12,000। ज्यादा देर नहीं चलाना था ना, बस थोड़ी देर चला के बंद कर दिया। बदबू अंदर से या क्या, जलने की। खंगाल लो ना, खंगाल लो, इसका ढक्कन बंद होगा, खंगाल फ्रेश हो जाएगी। डन हो गया। बेनिफिट एक और लिख लिया कि सैलरी भी बच रही है। अब 2/3 ऑफ कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट। 2/3 इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो न्यू रिसीवेबल्स कितने होंगे, 2/3 से करो टोटल कस्टमर्स का 2/3। टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कुछ मेंशन है, मेंशन नहीं है। Using the information provided, determine whether a discount for early payment of 1% will lead to an increase in profitability, यानी कि बेनिफिट होगा या नहीं होगा इन शॉर्ट। तो खर्चा क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या पड़ रही है, वेल कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ रही है 1% ऑफ देने से। ओल्ड पेबल्स माइनस न्यू पेबल्स जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इंटरेस्ट रेट से। अब कैसे सवाल समझ आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आ रहा था। सेम चीज ही तो है जो हम अभी तक सब छोटे छोटे उसमें करते आ रहे हैं। ठीक है, 9% से किया फिर मल्टीप्लाई बाय, तो 26 डेज में पेमेंट आ रही है, पहले तो 40 डेज में पेमेंट आ रही थी। 365 डेज है एक साल में। टू थर्ड्स ऑफ द कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल किया है। बेनिफिट और कॉस्ट का डिफरेंस निकाल लें और देखें कि बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे फैक्टरिंग का कोई जिक्र नहीं है सच, यहाँ पे बस ये लोग खुद ही से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इन्होंने वो बताया ना कि हमारी क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्टरिंग का सीन नहीं है, तो अब मुझे ये बताओ जब फैक्टरिंग का सीन नहीं है तो ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे डेबिट बैड डेट जो है जो हम पहले कर रहे थे डिडक्ट करना हो।
सोचने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने बैड डेट का भी बेनिफिट दिखाया है, 3% से 2.6 पे आ रहे। क्या ख्याल है? ठीक है, अब आंसर देखते हैं, अब आंसर देखते हैं। असल Aspects में दो तो होगा, एक तो बैड डेट कम हो जाएगा 0.6% से, और एक सैलरी बच जाएगी। और बेनिफिट, रिसीवेबल जल्दी मिल रहे हैं ना, 40 डेज से 26 डेज में मिल रहे हैं आपको। चलें अब इसको देखते हैं। Receivables are currently taken on average 5,50,000 divided by 4 million multiplied by 365 days, यानी 50 days to pay। ये जो 5,50,000 है, ये इन्होंने पता है कहाँ से लिए? ये बैलेंस शीट से लिए। ये देखें, बैलेंस शीट में आप जाएंगे, कि बैलेंस शीट पर क्यों दी हुई है, रिसीवेबल्स देखिए 550 करंट एसेट्स। तो 550 अगर रिसीव हो रहे हैं तो कितने दिनों में हो रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो 50 डेज में हो रहे हैं, यानी इस वक्त 50 डेज में पेमेंट आ रही है। डिस्काउंट 2/3 ऑफ कस्टमर लेंगे, तो 4 million मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 2/3, 26,667। ये क्या है आपका, कॉस्ट है आपकी, ये बेनिफिट है। वेल कंपनी के लिए ये क्या है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपके लिए तो कॉस्ट हुई ना। It is stated that this will bring the receivable payment period down to 26 days, which is represented by a new receivable level 4 million multiplied by 26 divided by 365, which is 2,84,931. This is a reduction of receivables of 2,65,068, which is a good news or a bad news? गुड न्यूज है ना, रिडक्शन हो गई ना, यानी ये पैसा आपके हाथ में आ गया ना, खुला हो गया हाथ। तो अब इस अमाउंट पे ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट 9%, 23,856। दिस इज द कॉस्ट दैट यू विल सेव, देयरफॉर दिस इज बेनिफिट। दिस इज द benefit, this is the benefit, the discount that you are giving, the discount that you are giving is the cost. Getting the point? Getting the point? The discount that you are giving, 4 million multiplied by 1%, only 2/3 customers avail the discount. 26,667 you have to waive off as a discount. That's your cost. And then this is the new receivables by multiplying by 26 divided by 365. You take the difference, old receivable, new receivable. You take out the difference, and you will find, no, this is a discount. This is the old receivable, and the new receivable is the old receivable is 4 million, right? So 4 million minus 284,932 will give you 265,068. फोर मिलियन माइनस करो ना, 4 million 4 million नहीं, 4 million इससे माइनस करो ना, 550 देना। 550, हाँ ये 550 है ना, ये 550 पहले रिसीव हो रहे थे 50 दिनों में, ये 550 को माइनस करो ना। 26 सही है, तो 550,000 को आपने माइनस किया है 284,932 विच इज द न्यू रिसीवेबल्स, एंड तो आपका डिफरेंस निकल करके आया है 265,068। अब आइए इसके ऊपर 9% आप कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट सेव करोगे तो आपका आ रहा है 23,856, ये आपका बेनिफिट हो गया। फिर आइए आगे आइए, bad debts would decrease from 3 to 2.4% of revenue, यानी कि 0.006 multiplied by 4 million, 24,000 का फायदा, प्लस सैलरी भी रिटायरमेंट एक बंदा ले रहा है उसका भी फायदा। तो ये 3 बेनिफिट्स निकल करके आ गए। इसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट डिडक्ट करोगे तो आपका नेट सेविंग 33,189। क्लियर है? बस यही तो था। इतना बड़ा सवाल डराने के लिए सिर्फ होते हैं, अंदर एफएम के कुछ नहीं है, मैं सही बता रही हूँ, सिर्फ छोटी एक्टिविटीज है, और अगर आपने उसको सही से प्रैक्टिस किया है और जहन में है, उसके स्टेप्स जहन में है, बड़ा सवाल बआसानी होता है।
बस बड़े सवाल को डिकोड करना होता है, और डिकोड मैंने आपको बताया कैसे करना है। टेक वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, जो डेटा आ रहा है उसको एक बार रफ पे लिख लो, ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, बार बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन गो थ्रू ना करना पड़े। अब टॉपिक तो समझ आ गया ना कि ये टॉपिक डिस्काउंट का टॉपिक है, ये टॉपिक वर्किंग कैपिटल का टॉपिक है, तो जहन में वो सारी नॉलेज आ जानी चाहिए कि हाँ वर्किंग कैपिटल में ये किया था, ये किया था, ये किया था, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट किए थे, तो फिर बस ठीक है। और उसको लिख के करो प्लीज, लिख के करोगे तो रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। एफएम का हर चैप्टर टाइप करो या लिख के करो, टाइप कर लो तो ज्यादा बेहतर है, लिख के एक दफा करना है ताकि जहन में नक्श हो जाए, लिख के कर लो, बट करो, राइट इट डाउन। ओके, और मैंने आपको होमवर्क दे दिया कल के लिए, घर जाके सोना नहीं है, ये एमसीक्यू एमटीक्यूज फौरी तौर पे कर लो ताकि फौरी तौर पे ये और चिपक जाए दिमाग से, ठीक है। करके और फिर रात को पहले अभी तो घर जाते साथ ही एमसीक्यू एमटीक्यूज कर लेना, फिर थोड़ी ब्रेक लेने के बाद फिर सीआरक्यू का एक सवाल करके आ। ओके, चलो आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। अभी हमारा मुझे देखने दो, थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे, आप लोगों को टेक्निकल आर्टिकल्स भी गो थ्रू करवाने हैं एक दफा। अभी मैंने सिर्फ ये वाला चैप्टर किया है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अभी ये भी करना है, ये भी वर्किंग कैपिटल का टॉपिक है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू हो जाएगा, ये 4 चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, ठीक है। मुझे अप्रैल के महीने में ये दोनों आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो कल भी आप लोगों की क्लास है, ठीक है, कल क्लास होगी। बाकी सब हम कर चुके हैं, आप लोग पता नहीं घर पे कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर लो भाई। मैम वो लास्ट वेडनेसडे को मैं एब्सेंट था, तो आपने ये दो 9 और 10 दोनों चैप्टर कौन से वाले 9 और 10? हाँ दोनों करा दिए थे मेरे ख्याल से, रिकॉर्डिंग्स नहीं नहीं डली हुई। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं चेक करवा दूँ। जो आपने पहले का बोला था वो तो मैंने डलवा दी थी, अभी ये 9 और 10 का, ठीक है मैं